विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे मीडिया लेखन। मीडिया लेखन से तात्पर्य है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दृश्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए जो लेखन किया जाता है वह दृश्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम, इन दोनों में ही जो लेखन किया जाता है उसमें समाचारों के लिए जो लेखन किया जा रहा है उस लेखन और उसकी भाषा की बात की जाती है। संचार के विभिन्न उपादान हैं, विभिन्न आयाम है, जिसमें संचार के साधन रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल या समाचार पत्र, ये संचार के विभिन्न उपादान है। प्राचीन काल में इसके अतिरिक्त ना कह के यूं कहें कि प्राचीन काल के जो उपादान थे उसमें समाचारों को लिखकर पहुंचाया जाता था या विभिन्न प्रकार से संदेशों को आगे से आगे भेजा जाता था, जिसमें आग जलाकर, डुग्गी पीटकर या ढोल के द्वारा, नगाड़ों के द्वारा, कबूतरों के माध्यम से भी संवाद भेजे जाने के साक्ष्य इतिहास में मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, संचार के विविध आयाम वर्तमान में भी है, प्राचीन काल में भी थे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनसंचार के माध्यम हैं वो और उनकी भाषा कैसी हो। जनसंचार के माध्यम और भाषा। अब सबसे पहले बात यह की जाए कि जनसंचार के माध्यम कौन से हैं। वे माध्यम जिनके द्वारा बहुत से लोगों के साथ संचार किया जा सकता है, बहुत से लोगों के साथ बातचीत हो सकती है, और बातचीत का जो माध्यम है वो एक तरफा होता है। जनसंचार में बातचीत का जो माध्यम है वो एक तरफा होता है, क्योंकि जो भी संदेश देने वाला है वो अपना संदेश दे देता है, लेकिन उससे उसकी प्रतिपुष्टि तुरंत नहीं मिलती है। एक साधारण बातचीत में हम देखते हैं कि बातचीत करने वाले दो व्यक्ति हैं और उनमें कुछ बातें हो रही है, उनको अपने अपने मत की प्रतिपुष्टि तुरंत एक दूसरे से मिल जाती है। तो यह माध्यम तो है संचार का, लेकिन इसे जनसंचार नहीं कहा जा सकता। जनसंचार वह है जिसमें अधिकाधिक लोग, बहुत से लोगों के साथ एक साथ संपर्क स्थापित किया जाए। जैसे कोई सभा हो रही है, जैसे समाचार पत्रों से पत्रों के माध्यम से कोई संदेश भेजा जा रहा है, टेलीविजन के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई संदेश भेजा जा रहा है। तो इनसे जो संपर्क स्थापित हो रहा है वह एक तरफा हो रहा है। संदेश भेजने वाला अपना संदेश भेज रहा है, लेकिन प्राप्त करता है वह तुरंत उसकी प्रतिपुष्टि नहीं भेज पाता है। तो ऐसे में इसकी भाषा कैसी हो। एक ऐसी भाषा निश्चित की जाए जो कि उस संदेश को पूरी तरह से और अच्छी तरह से, जिस रूप में वह संदेश वाहक या संदेश देने वाला भेजना चाहता है, उसी रूप में वह जिसके पास भेजी जा रही है वो प्राप्तकर्ता उस तक वह पहुंचे। ऐसी भाषा का चयन किया जाए, जिसमें सबसे पहले बात हम यहां यही करेंगे कि समाचारों की भाषा, लेकिन वह समाचारों की भाषा है अलग अलग माध्यमों के लिए कैसी हो। जैसे है कि दृश्य माध्यम और भाषा, जनसंचार के जो दृश्य माध्यम है और उनकी भाषा कैसी हो। दृश्य माध्यम जिनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इंटरनेट पर मिलने वाली खबरें भी शामिल है, क्योंकि उनमें किसी तरह की ध्वनि शामिल नहीं है। इसी तरह के टेलीविजन के भी कुछ ऐसे कार्यक्रम जिनमें केवल दृश्य है, या आजकल कुछ संगीत होने लगा है,
लेकिन उनमें किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं है, किसी तरह की ध्वनि और नहीं है, जिसमें बोलकर किसी भी समाचार को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो ये ऐसे माध्यम हैं जो कि दृश्य माध्यम कहलाते हैं। दृश्य माध्यम के लिए समाचारों की जो भाषा है उसकी अपनी विशेषता है। दृश्य माध्यम के लिए समाचारों की भाषा की विशेषता है कि शीर्षक है वह बहुअर्थी नहीं होना चाहिए। शीर्षक बहुअर्थी ना हो, अर्थात समाचार की भाषा ऐसी हो जिसमें उसके शीर्षक के एकाधिक अर्थ नहीं निकलते हो। यदि उसके एक से अधिक अर्थ निकलते होंगे या एक से अधिक अर्थ निकलेंगे तो वह समाचार अच्छा समाचार नहीं बन पाएगा और वह भाषा एक अच्छी भाषा नहीं कहलाएगी। इस प्रकार दूसरी इसकी विशेषता यह है कि शीर्षक आरंभ क्रिया से नहीं होना चाहिए। शीर्षक का आरंभ क्रियापद से नहीं होना। एक अच्छे समाचार के अच्छे शीर्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसका शीर्षक है किसी क्रियापद से आरंभ न हो, बल्कि उसे अन्य शब्दों से आरंभ किया जाना चाहिए। अगली विशेषता उसकी भाषा की ये होनी चाहिए कि शीर्षक में शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो। शीर्षक में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनः पुनः बार बार उन्हीं शब्दों को नहीं रखा जाना चाहिए। यदि शीर्षक में बार बार वही शब्द आएंगे, उन्हीं शब्दों को बार बार घुमाया फिराया जाएगा तो शीर्षक है आकर्षक, रोचक नहीं लगेगा। अगली विशेषता है शीर्षक भूतकाल में नहीं होना चाहिए। शीर्षक भूतकाल का नहीं हो, अर्थात समाचार का शीर्षक ऐसा न हो कि वह भूतकाल में हो, कि जो गुजर चुका है उस काल में ना हो, वह वर्तमान काल या भविष्य काल का शीर्षक लिया जाना चाहिए। इस तरह से उसका शीर्षक रखा जाए कि वह भूतकाल में हो, अर्थात भाषा उसकी वर्तमान काल या भविष्य काल की हो। भूतकाल में शीर्षक कदापि न लिया जाए। उसका शीर्षक निषेधात्मक ना हो। शीर्षक निषेधात्मक ना हो। ऐसा शीर्षक ना हो जो निषेधात्मक हो, जिसका निषेध किया गया हो, अर्थात नकारात्मक शीर्षक कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शीर्षक है वह समाचार पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए शीर्षक हमेशा सकारात्मक ही होना चाहिए, निषेधात्मक नहीं होना चाहिए, निषेध नहीं होना चाहिए उसमें। अगली जो समाचार की भाषा है उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि अंकों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अंकों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग। विद्यार्थियों, कई बार हम ये देखते हैं कि समाचारों में बड़ी संख्या लिख दी जाती है और वो बड़ी संख्या लिखने के कारण परेशानी यह आती है कि उसको आसानी से और जल्दी से पढ़ा नहीं जा सकता और कई बार पढ़ने में त्रुटि भी हो जाती है। इसलिए एक अच्छे समाचार के लिए उसकी भाषा में यह होना चाहिए कि बड़ी संख्याओं के लिए अंकों का प्रयोग न करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यदि
2,20,456 लिखा जाना है तो उसे अंकों में 2,20,456 न लिख करके बल्कि शब्दों में 2,20,456 लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यह पढ़ने और लिखने दोनों में ही आसान है और समाचार की भाषा के अनुकूल तरीका है। इस तरह का लेखन करने से पढ़ने वाले को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती और न ही समझने में कोई दिक्कत आती और न ही लिखते समय होने वाली कोई त्रुटि यहाँ हो सकती है। जिस तरह से यहाँ एक शून्य को हटाकर ऐसी त्रुटि कर दी गई है। अब इसका अर्थ केवल 22,456 ही रह जाता है। इस तरह की कोई त्रुटि हो, इससे बचने के लिए हमें करना ये चाहिए कि अंकों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से अगली इसकी विशेषता हो कि आरंभ में अंक नहीं, शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि शीर्षक के आरंभ में अंक न हो। शीर्षक के आरंभ में अंक नहीं होने चाहिए, अंकों को स्थान न दिया जाए। शीर्षक इस तरह से आरंभ किया जाए कि अंक यदि दिए जा रहे हैं तो वह मध्य या अंत में दिए जाए। आरंभ में अंकों का आना वाचन में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, पढ़ने में इससे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आरंभ में ही अंकों को न दिया जाए। अगली इसमें विशेषता है विशेषण नहीं होने चाहिए। विशेषण नहीं होने चाहिए। शीर्षक के अंदर विशेषणों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भाषा ऐसी हो जो सरल हो, साधारण हो। यदि उसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग हम करेंगे तो भाषा में दुरूहता आ जाएगी। विशेषणों का प्रयोग यदि किया जाएगा तो भाषा में दुरूहता आ जाएगी और साधारण पाठक के लिए उसे समझना कठिन हो जाएगा। क्योंकि समाचार पत्र या जो दृश्य माध्यम है उसके समाचार पढ़े जाते हैं और उसके पढ़ने वाले श्रोता हैं वो साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति भी होते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखा जाए कि उसमें विशेषणों का प्रयोग नहीं किया जाए और विशेषतया शीर्षक में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शीर्षक है वह साधारण लेकिन आकर्षक होना आवश्यक है। अगली विशेषता यह होनी चाहिए समाचार की भाषा की कि प्रचलित शब्दों का प्रयोग। प्रचलित शब्दों का प्रयोग। समाचार की भाषा में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अप्रचलित और कठिन शब्दों का प्रयोग करने से समाचार की भाषा में दुरूहता आ जाएगी और वह साधारण तो क्या पढ़े लिखे पाठकों के भी समझ में आनी मुश्किल हो जाएगी, जिससे समाचार की रोचकता, उसका आकर्षण दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए समाचारों को आकर्षक और रोचक बनाने के लिए प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए। अत्यंत उच्च कोटि की सजावटी भाषा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए। यह पूर्णतया निषेधात्मक होनी चाहिए। इसके बाद है शीर्षक में कर्मवाच्य का प्रयोग। शीर्षक में कर्म वाच्य का प्रयोग होना चाहिए। शीर्षक है वह कर्म वाच्य में ही लिखा जाना चाहिए, अर्थात वाक्य में क्रिया है वह
कर्म के अनुसार होनी चाहिए, न कि कर्ता के अनुसार हो। इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए, ऐसा गुण भाषा में होना चाहिए। इसी प्रकार से है संपादकीय की भाषा। विद्यार्थियों, ये तो थी एक समाचार की भाषा। इसके बाद है संपादकीय की भाषा। संपादकीय की भाषा, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि समाचार की भाषा सरल होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, अलंकारिक नहीं होनी चाहिए, प्रचलित शब्दों का उसमें प्रयोग करना चाहिए, क्रिया से आरंभ नहीं होना चाहिए और अंकों की जगह शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये अनेक चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए समाचार की भाषा में। लेकिन जब बात आती है संपादकीय की भाषा की, तो संपादकीय की भाषा कुछ उच्च श्रेणी की होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और उसमें वह भाषा सजीव और ज्वलंत होनी भी आवश्यक है। यदि एकदम से ही साधारण आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो संपादकीय है वह आकर्षक नहीं लगेगा। लेकिन संपादकीय की भाषा भी उतनी ज़्यादा अलंकारिक या विशेषणों से युक्त नहीं होनी चाहिए कि जिससे उसके अर्थ को समझने में किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न हो। अंतर केवल इतना सा होना चाहिए समाचार की भाषा और संपादकीय की भाषा में कि समाचार की भाषा एकदम से सरल होती है, साधारण होती है, आम बोलचाल की भाषा होती है। उसी के स्थान पर एक संपादकीय की भाषा कुछ उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए कि उसका अर्थ है वह समझ में आ जाए, लेकिन बिल्कुल साधारण शब्दों को लेकर नहीं, बल्कि कुछ गुणवत्ता वाले शब्दों को लेकर, जिससे कि संपादक के ज्ञान का भी पाठकों को पता चले। इसके बाद है लेख की भाषा। लेख की भाषा, ये लेख की भाषा भी उच्च गुणवत्ता की भाषा होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि संपादकीय की भाषा में हमने कहा कि उसकी भाषा भी इतनी उच्च श्रेणी की नहीं होनी चाहिए, इतनी उच्च गुणवत्ता की नहीं होनी चाहिए कि पाठक उसको समझ ना पाए। लेकिन साधारण शब्दों के स्थान पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इसके बाद आती है विज्ञापनों की भाषा। विज्ञापनों की भाषा, विज्ञापनों के लिए विज्ञापन के अनुसार ही उसकी भाषा होनी चाहिए। जिस प्रकार का विज्ञापन है, यदि कोई विज्ञापन सर्वसाधारण के काम का है, ऐसी चीज का विज्ञापन है जो सब लोगों के काम की है, सब लोग उसे खरीद सकते हैं, सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई सार्वजनिक विज्ञापन है सरकार के द्वारा जारी किया गया, तो उसकी भाषा साधारण होनी चाहिए। लेकिन किसी वर्ग विशेष के लिए कोई विज्ञापन है, उच्च वर्ग के लिए, उच्च मध्यम वर्ग के लिए, धनाढ्य वर्ग के लिए, तो हो सकता है उसकी कुछ भाषा है वो उच्च गुणवत्ता की हो। लेकिन विज्ञापन में भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा है वह इसी तरह की हो कि जिससे अधिकाधिक लोग उसे पढ़ और समझ सकें। तो विद्यार्थियों, यह तो था दृश्य माध्यम के लिए विभिन्न प्रकार के जो भाषा है, चाहे समाचारों की है, संपादकीय की है, लेख की भाषा है, विज्ञापनों की भाषा है वो। इसके बाद है श्रव्य माध्यम और भाषा। श्रव्य माध्यम और भाषा, श्रव्य माध्यम वे माध्यम है जिसमें दृश्य के अतिरिक्त श्रव्य भी होता है, अर्थात जिसमें भाषा है वह सुनने के माध्यम से ही काम में आती है। श्रव्य माध्यम और भाषा के अंतर्गत रेडियो,
और टेलीविज़न, इन दोनों की भाषाओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। इसमें ग्रामोफ़ोन, लाउडस्पीकर इत्यादि को भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है। इनकी ध्वनि को सुन करके उसके संदेश को ग्रहण किया जाता है। श्रव्य माध्यम में समाचारों की अपनी भाषा होती है, विज्ञापनों की अपनी भाषा होती है। श्रव्य माध्यम में समाचारों की भाषा के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि श्रव्य माध्यम में समाचार हैं, उसमें उसका शीर्षक और शरीर दो ही चीज होती है। दृश्य माध्यम की तरह इसमें उसका शीर्षक, आमुख और शरीर तीन चीजें नहीं होती है। केवल दो ही चीजों के आधार पर इसमें समाचार लिखे जाते हैं। इसलिए इसकी भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी तो होनी ही चाहिए। साथ में शीर्षक है वह संक्षिप्त होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कठिन और अलंकारिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। दृश्य माध्यम को चूंकि सर्वसाधारण व्यक्ति देखता है और इसी प्रकार से श्रव्य माध्यम को भी सर्वसाधारण व्यक्ति ही देखता है, इसलिए इस माध्यम में भी भाषा है वह साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, रेडियो ये आम व्यक्ति के प्रयोग में आने वाले साधन है। इनके माध्यम से जो संदेश प्रसारित किया जाता है वो हर खास और आम के लिए होता है, इसलिए उसमें जो भाषा है, उसके द्वारा जो समाचार प्रसारित किया जा रहा है, उसकी भाषा बिल्कुल साधारण भाषा होनी चाहिए। बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए। वक्ता जो समाचार बोल रहा है वह उसकी गति भी कम होनी चाहिए, ताकि समाचार को बड़े ध्यान से सुना और समझा जा सके। तो भाषा पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की इसकी भाषा होनी चाहिए। इसी तरह से है इसमें विज्ञापनों की भाषा। श्रव्य माध्यम में विज्ञापनों की भाषा दृश्य माध्यम की तरह श्रव्य माध्यम में भी विज्ञापनों की भाषा उस विज्ञापन के अनुसार ही होनी चाहिए। वह सरल और साधारण भाषा होनी चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहीं कुछ उच्च गुणवत्ता के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो आकर्षक हो, सर्वसाधारण के समझ में आने वाला हो और वह उनको इतना आकर्षित करे, इतना लुभा जाए कि वह उस उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। इसके बाद आता है श्रव्य दृश्य माध्यम और भाषा। श्रव्य दृश्य माध्यम और भाषा। दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे माध्यम जैसे टेलीविजन जैसे माध्यम हैं जो श्रव्य और दृश्य दोनों कार्य करते हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों कार्य करने वाले माध्यमों की भी भाषा अपनी विशेष प्रकार की भाषा है। इनके लिए लेखन भी विशेष प्रकार का लेखन होता है। इसमें समाचारों की भाषा लिखने के लिए भी साधारण शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इन माध्यमों का उपयोग करने वाले भी कम पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं। इसलिए इनकी भाषा को भी उच्च गुणवत्ता की भाषा नहीं बनाना चाहिए। कठिन और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इसमें निषेधात्मक है। इसमें साथ में दृश्य भी चलते हैं, ध्वनियां भी चलती है, संगीत भी चलता रहता है, या संगीत को न जोड़ें क्योंकि समाचारों की बात हम इसमें कर रहे हैं, दूसरे मनोरंजन की भाषा की बात नहीं की जा रही है, तो समाचारों में संगीत नहीं आ सकता। इसलिए इसकी भाषा एक आदर्श लिए हुए होनी चाहिए, दृश्यों के साथ मेल खाती हुई भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा
विज्ञापनों की भाषा। श्रव्य दृश्य माध्यम में विज्ञापन की भाषा। श्रव्य दृश्य माध्यम में विज्ञापन की भाषा है वह उस दृश्य के अनुसार होनी चाहिए। साधारण शब्दों का इसमें भी प्रयोग होना चाहिए, अधिक क्लिष्ट या अलंकारिक शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेलीविजन और दूसरे जो श्रव्य दृश्य माध्यम है उस पर जो भी कार्यक्रम दिया जा रहा है उसमें समय की बहुत ज़्यादा कीमत होती है और एक 10-10 सेकंड के 20 सेकंड के विज्ञापन के लिए उत्पादक कंपनियां बड़ी बड़ी कीमत अदा करती है। इसलिए इनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उस 10 या 20 सेकंड के समय में अपनी पूरी बात, अपना पूरा संदेश बखूबी पूरा कर दे। वो इस खूबसूरती से पूरा हो जाए कि उस भाषा से, उस बोलने के लहजे से, भाषा में प्रयुक्त किए गए शब्दों से दर्शक श्रोता जो है वो उससे बंध जाएं, उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि सीमित समय उनके पास है और वह भी कुछ सेकंड का। इसलिए भाषा नपी तुली होनी चाहिए और अधिक से अधिक अलंकारिक नहीं होनी चाहिए। उसमें साधारण शब्दों का साधारण तरीके से ही प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, ये था मीडिया लेखन। मीडिया में विभिन्न प्रकार से समाचारों और विज्ञापनों के लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, कैसी भाषा होनी चाहिए, किस भाषा प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे अगली क्लास में आएंगे एक नए अध्ययन बिंदु के साथ। धन्यवाद।